नमस्कार दोस्तों। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में अब भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हमें देखने को मिला है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत ने कई सारे समझौते किए हैं। उसी में एक समझौता इंडिया यूराटोम एग्रीमेंट है, जिसके तहत नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए इन दोनों के बीच में, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। अब ये सहयोग काफी महत्वपूर्ण है, न केवल भारत यूरोपियन रणनीतिक साझेदारी की दृष्टि से, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से यूराटोम काफी चर्चा में आ गया है, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि यूराटोम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम उस पर बात करें। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि यूराटोम है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यूराटोम यानी यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1957 में रोम संधि यानी ट्रीटी ऑफ रोम के माध्यम से की गई थी। अब इसका उद्देश्य ये था कि यूरोप के स्तर पर, न केवल यूरोप के किसी एक देश में, बल्कि पूरे यूरोप महादेश के स्तर पर परमाणु ऊर्जा उद्योग का विकास करना और राष्ट्रीय स्तर के बजाय एक सामूहिक यानी पूरे यूरोपियन यूनियन के स्केल पर नाभिकीय ढांचा को तैयार करना। ये जो यूराटोम बनाया गया था, उसके पीछे कई उद्देश्य थे। सबसे पहला तो ये था कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए एक कॉमन मार्केट का निर्माण करना, ताकि यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, उन सब के लिए एक साझा बाजार हो सके, कॉमन मार्केट हो सके। फिर यूरोपीय देशों में परमाणु अनुसंधान को बढ़ावा देना, परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश करना, तकनीकी विकास करना और परमाणु ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, इन सारे उद्देश्यों के मद्देनजर यूराटोम की स्थापना की गई थी। तो यूराटोम के बारे में आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए एक समझौता है। इसमें जो यूराटोम है वो उसका सैन्य उपयोग के लिए जो परमाणु सामग्री निर्धारित है, उस पर यूराटोम का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। आपको ध्यान में रखना है, केवल शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए जो परमाणु अनुसंधान किए जाते हैं, परमाणु निवेश किए जाते हैं, परमाणु सामग्री का आदान प्रदान होता है, केवल उस पर यूराटोम का नियंत्रण होता है। यूराटोम के सदस्यता की बात करें दोस्तों, तो प्रारंभिक सदस्य जब ये 1957 में बना था, उस समय पे बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड्स थे। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, वो सभी यूराटोम के सदस्य हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यूरोपीय यूनियन में अभी कितने सदस्य देश हैं। फिर इसके बाद इसके हम भूमिका और कार्य की बात करते हैं। तो इसके कार्य में सबसे पहला है यूरोपीय नागरिक परमाणु उद्योग का नियमन करना। यानी यूरोपियन यूनियन की कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 30% जो है वो परमाणु ऊर्जा से आता है, और यूराटोम इस सिविल न्यूक्लियर इंडस्ट्री को विनियमित करता है। तो इसकी भूमिका एक विनियामक एजेंसी के रूप में, एक विनियामक संगठन के रूप में सबसे पहले तो सामने आती है। फिर परमाणु सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से भी इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमाणु सामग्री और तकनीक की यह निगरानी करता है, और परमाणु सामग्रियों का दुरुपयोग न हो इस बात के रोकथाम के लिए ये बहुत सारे कदम उठाता है। साथ ही साथ परमाणु के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तकनीकी नवाचार में और इसके परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में भी यूराटोम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परमाणु ईंधन की समान उपलब्धता हो, इस बात पे यूराटोम जो है वो जोर देता है। जितने भी यूराटोम के सदस्य देश हैं, सभी सदस्य देशों को परमाणु आपूर्ति तक समान निष्पक्ष पहुंच हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम यूराटोम करता है। इसके अलावा परमाणु अपशिष्ट का प्रबंधन भी यूराटोम करता है। जो रेडियो एक्टिव कचरे हैं, उनका सही तरीके से निपटान हो, उनका दीर्घकालिक प्रबंधन हो, ताकि थोड़े टाइम के बाद वो फिर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा से एक्टिव ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का काम यूराटोम है वो करता है। यानी परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन भी इसका एक काम है। साथ ही साथ परमाणु संयंत्रों की संचालन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यूराटोम के ऊपर है, ताकि जो भी न्यूक्लियर ऑपरेशंस है उनकी सुरक्षा को यूराटोम सुनिश्चित कर सके। तो ये सारे इसके कार्य हैं, ये सारे इसकी भूमिका है। अगर हम इसके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसमें एक यूरोपियन कमीशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन देखने को मिलेगा, और न्यायिक अधिकार क्षेत्र की बात करें तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस एक महत्वपूर्ण कोर्ट के रूप में सामने आता है। इसके प्रमुख उपकरण और संस्थान में आपको सबसे पहला यूराटोम सप्लाई एजेंसी देखने को मिलेगा, जो यूराटोम के सदस्य देशों के बीच में परमाणु ईंधन और आपूर्ति की निगरानी करता है। इसके अलावा न्यूक्लियर सेफगार्ड एक्टिविटीज है। इसमें परमाणु सामग्री पर नियंत्रण किया जाता है, और परमाणु सामग्री का सत्यापन किया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए वो लाया गया है, उसी उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल हो, शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए इसका इस्तेमाल हो। इसके अलावा जॉइंट रिसर्च सेंटर भी इसका एक की इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेगा, जिसमें यूरोपियन यूनियन का ये अपना एक नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। साथ ही साथ परमाणु विज्ञान और तकनीक में ये जो केंद्र है वो अनुसंधान करने की कोशिश करता है।
तो इस तरीके से आप देखें कि परमाणु संलयन में भी यूराटोम की बहुत बड़ी भूमिका है। दरअसल यूराटोम सक्रिय रूप से एटॉमिक फ्यूजन टेक्नोलॉजी के विकास में शामिल है। अभी हम न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, अभी हम न्यूक्लियर फिशन के माध्यम से एनर्जी को डेवलप करते हैं। नाभिकीय संलयन आपको सूरज पे देखने को मिलेगा, जहां पे नाभिकीय संलयन की मदद से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एटॉमिक फ्यूजन टेक्नोलॉजी के विकास में यूराटोम शामिल है, और इसका इस मामले में महत्व है क्योंकि भविष्य में अनलिमिटेड ऊर्जा के लिए और कंटिन्यूअस यानी सतत ऊर्जा के संभावित स्रोत के रूप में इस टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है। तो परमाणु संलयन में भी इस यूराटोम जैसे संगठन की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हाल ही में जो भारत यूराटोम सहयोग हुआ है, उसका काफी कई मायनों में महत्व है, उसका काफी महत्व है। भारत के संदर्भ में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को इससे उन्नत परमाणु तकनीक मिलेगी और भारत को स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में काफी सहायता मिलेगा। यूरोपियन यूनियन को इस सहयोग से ये फायदा होगा कि भारत जैसे बड़े ऊर्जा बाजार के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करने का इनको मौका मिला है, तो एक बड़े बाजार तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो पाई है। और दुनिया भर को ये फायदा ये होगा कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। परमाणु के अपशिष्ट के कचरे का प्रबंधन भी यूराटोम करता है, तो फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे उसका भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। साथ ही साथ ये शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु सामग्रियों का इस्तेमाल इस बात को सुनिश्चित करता है। तो इस संदर्भ में भी जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है, उसमें यूराटोम की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इस सहयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसके अलावा ये जो सहयोग है, ये लो कार्बन एनर्जी गोल्स को भी बढ़ावा देगा। तो ना केवल भारत यूराटोम का सहयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ना केवल ये यूरोपीय यूनियन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे हम देखें तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हालिया सहयोग भारत और यूराटोम के बीच में जो देखने को मिला है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यूराटोम जो है वो यूरोप की नाभिकीय ऊर्जा संरचना की रीढ़ है, जो शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सतत परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ भारत यूराटोम का जो सहयोग है, वो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, तकनीकी साझेदारी के क्षेत्र में और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इस सहयोग का महत्व न केवल भारत के लिए, न केवल यूरोपीय यूनियन के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से दोस्तों इस पूरी चर्चा के आधार पे मैं उम्मीद करता हूं कि यूराटोम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था आपने उसको समझा होगा। और अगर आपने इस डिस्कशन को ध्यान से सुना है, तो आप इस डिस्कशन के आधार पे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। जिसमें स्टेटमेंट है, यूराटोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यूराटोम की स्थापना 1957 में रोम संधि के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए एक साझा यूरोपीय बाजार विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट है, यूराटोम का जो अधिकार क्षेत्र है वो परमाणु सामग्री के नागरिक तथा सैन्य दोनों उपयोगों पर समान रूप से लागू होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमाणु सामग्री के नागरिक उपयोग पर तो लागू होता है, लेकिन सैन्य उपयोग पर इस यूराटोम का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है, यूराटोम सप्लाई एजेंसी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए परमाणु ईंधन की समान और निष्पक्ष उपलब्धता सुनिश्चित करती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा है, परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित अनुसंधान यूराटोम के दायरे से पूर्णतः बाहर है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आप देखें, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में जो यूराटोम है बहुत ही ज्यादा एक्टिव रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है, बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि भविष्य की ऊर्जा के रूप में न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है। इसके कई कारण है। एक तो ये स्वच्छ है, और दूसरा कि इससे जो ऊर्जा मिलेगी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो हमें सतत ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो की पूर्णतः बाहर है, ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें जो यूराटोम है वो सक्रिय रूप से इसमें संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाता है, क्वेश्चन पूछा है कौन कौन से सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगले स्लाइड में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैंने यूराटोम के बारे में जो भी बातें की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आपने इन सारी बातों को ध्यान से समझा होगा। इस पूरे सेशन के पीडीएफ के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। राहुल शर्मा करंट अफेयर्स के नाम से ये चैनल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।